नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। तो बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन ने दिल्ली के कनॉट प्लेस स्थित प्रसिद्ध हनुमान मंदिर में पहुंचकर विधिवत पूजा अर्चना की। उन्होंने मंदिर में दर्शन कर भगवान हनुमान से देश, समाज और संगठन की सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना की। पूजा के दौरान उन्होंने शांत मन से आरती में भाग लिया और धार्मिक परंपराओं का पालन किया। मंदिर परिसर में मौजूद श्रद्धालुओं ने भी उनकी उपस्थिति को देखा और माहौल भक्तिमय बना रहा। उधर दिल्ली सरकार के मंत्री आशीष सूद ने विपक्ष पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि जो लोग शुरुआत से ही प्रदूषण जैसे गंभीर मुद्दे पर चर्चा की मांग कर रहे थे, वो आज सदन में चर्चा के समय अनुपस्थित रहे। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष की मांग पर जिस फॉरेंसिक जांच की बात कही गई थी, उसी का दुरुपयोग करते हुए एक कथित झूठे वीडियो की फॉरेंसिक जांच कराई गई और उसके आधार पर दिल्ली सरकार के मंत्री कपिल मिश्रा के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया, जो पंजाब सरकार की सत्ता का गलत इस्तेमाल है। आशीष सूद ने कहा कि इस मामले में जलंधर के कमिश्नर को विशेषाधिकार हनन के तहत सदन में तलब किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार को मुकदमों के जरिए डराने और आवाज दबाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन वो इससे डरने वाले नहीं हैं। मंत्री ने स्पष्ट किया कि गुरुओं के अपमान को किसी भी हाल में स्वीकार नहीं किया जाएगा और दोषियों को सख्त सजा दिलाई जाएगी। आपका आभार इसलिए भी व्यक्त करता हूं कि आज आपके माध्यम से हमारे विपक्ष का प्रदूषण के संबंध में लिप सर्विस और दोगलापन सामने आ गया है। इस समय 9:16 पर जब सदन का अवसान हुआ है तो 3.5-4 घंटे की प्रदूषण पर चर्चा में विपक्ष के केवल कुछ देर के लिए 5 सदस्य थे और उसके बाद वे लोग भी चले गए। जो लोग पहले दिन से प्रदूषण पर चर्चा की मांग कर रहे थे, सदन का एक दिन बढ़ाया गया, उसके बाद भी वे प्रदूषण के चर्चा के लिए उपस्थित नहीं थे। और पीठासीन अधिकारी विधानसभा अध्यक्ष जी ने ये बताया, ये जारी किया कि 2 तारीख को बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग में अध्यक्ष जी की उपस्थिति में आम आदमी पार्टी के सदस्य भी मौजूद थे। 3 घंटे चली बैठक में 7 तारीख को प्रदूषण पर चर्चा होगी, इसकी घोषणा हुई। आपका आभार इसलिए भी व्यक्त करता हूं कि आज आपके माध्यम से। उधर दिल्ली में आज से कांग्रेस पार्टी मनरेगा बचाओ अभियान की शुरुआत करने जा रही है। इस अभियान के जरिए कांग्रेस केंद्र सरकार पर मनरेगा को कमजोर करने के आरोप लगाते हुए देश भर में व्यापक आंदोलन छेड़ेगी। पार्टी का कहना है कि यह अभियान सिर्फ राजधानी तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि सभी राज्यों में प्रदेश स्तर पर प्रदर्शन और जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। कांग्रेस नेतृत्व का लक्ष्य इस आंदोलन को जमीनी स्तर तक पहुंचाना है, जिसके तहत बूथ स्तर तक कार्यकर्ताओं को सक्रिय किया जाएगा और आम लोगों को मनरेगा से जुड़े मुद्दों के बारे में जागरूक किया जाएगा। पार्टी नेताओं का मानना है कि यह अभियान रोजगार के अधिकार और ग्रामीण हितों की रक्षा के लिए अहम कदम साबित होगा। उधर उत्तर भारत में सर्दी का असर लगातार बढ़ता जा रहा है और ठंड ने लोगों की दिनचर्या को प्रभावित करना शुरू कर दिया है। दिल्ली और एनसीआर के इलाकों में शीतलहर और कोल्ड डे जैसी स्थिति बनने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के अनुसार सुबह और देर रात कई क्षेत्रों में मध्यम से घना कोहरा छाया रह सकता है, जिससे सड़कों पर विजिबिलिटी कम हो रही है और यातायात पर भी असर पड़ रहा है। दिल्ली में न्यूनतम तापमान गिरकर 4.6 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है, जो सामान्य से काफी कम है। वहीं धूप कम निकलने के कारण दिन में तापमान में भी ज्यादा बढ़ोतरी नहीं हो पा रही है। लगातार ठंड और कोहरे की वजह से लोगों को दिन भर ठिठुरन महसूस हो रही है। मौसम विभाग ने दिल्ली के लिए येलो अलर्ट जारी करते हुए लोगों को खासकर सुबह और रात के समय सावधानी बरतने की सलाह दी है। कोहरे का असर हवाई सेवाओं पर भी देखने को मिला है, जहां आईजीआई एयरपोर्ट पर कुछ उड़ानें देरी से संचालित हुई। फिलहाल मौसम में किसी बड़े बदलाव के संकेत नहीं है और आने वाले दिनों में ठंड से राहत मिलने की उम्मीद कम बताई जा रही है। उधर हापुड़ में विद्युत विभाग ने बिजली चोरी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक घर पर छापा मारा। जांच के दौरान सामने आया कि घर में कटिया डालकर अवैध रूप से बिजली का इस्तेमाल किया जा रहा था। मौके पर लगे विभागीय मीटर की स्थिति भी खराब पाई गई, जिससे बिजली की सही खपत दर्ज नहीं हो रही थी। यह पूरा मामला पिलखुआ क्षेत्र के नया गांव अहमदपुर का बताया जा रहा है। विभागीय अधिकारियों ने नियमों के उल्लंघन को गंभीर मानते हुए आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी है और आगे की जांच भी की जा रही है, ताकि इस तरीके की चोरी पर सख्ती से रोक लगाई जा सके। उधर हापुड़ में किसान नेता हरीश हूण को पुलिस ने एहतियातन उनके आवास पर ही रोक दिया है। बताया जा रहा है कि वो सरधना में पीड़ित परिवार से मिलने जाने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही प्रशासन ने उन्हें हाउस अरेस्ट कर लिया। इस दौरान उनके घर के बाहर भारी पुलिस बल तैनात रहा ताकि वो बाहर न निकल सके। पुलिस का कहना है कि यह कदम कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से उठाया गया है,
जबकि किसान संगठनों में इस कार्रवाई को लेकर नाराजगी भी देखी जा रही है। उधर ग्रेटर नोएडा के दादरी थाना क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच देर रात मुठभेड़ हुई, जिसमें गोली लगने के बाद 2 शातिर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के अनुसार पकड़े गए दोनों आरोपी हत्या के एक मामले में लंबे समय से फरार चल रहे थे और उन पर 25-25 हजार रुपए का इनाम घोषित था। इन आरोपियों ने कैमराला गांव में पहले एक युवक के साथ बेरहमी से मारपीट की थी, जिसके बाद उसकी मौत हो गई थी। बताया जा रहा है कि गिरफ्तार बदमाश पहले भी कई आपराधिक वारदातों को अंजाम दे चुके हैं। तो मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से अवैध तमंचा, कारतूस और एक बाइक भी बरामद की है। फिलहाल पुलिस दोनों आरोपियों से पूछताछ कर उनके आपराधिक नेटवर्क और अन्य घटनाओं की जानकारी जुटा रही है और मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई भी जारी है। दिनांक 5 जनवरी 2026 को थाना दादरी के कैमराला गांव में कुछ व्यक्तियों द्वारा एक व्यक्ति हरकेश की मारपीट कर हत्या किए जाने के संबंध में मुकदमा पंजीकृत किया गया था। आज उसमें 2 अभियुक्त वांछित चल रहे थे। आज दादरी पुलिस द्वारा मुठभेड़ के उपरांत दोनों को गिरफ्तार किया गया है। दोनों के पैर में गोली लगी है। इनके पास से 2 तमंचे, 2 जिंदा कारतूस, 2 खोखा कारतूस तथा एक मोटरसाइकिल बरामद हुई है। इनमें एक का नाम अनुज है, जो ग्राम चक्रसेनपुर थाना दादरी का रहने वाला है, तथा दूसरा सक्षम शर्मा ऊंचा हमीरपुर थाना जारचा का रहने वाला है। दोनों का आपराधिक इतिहास है। अनुज के ऊपर 4 मुकदमे हैं तथा सक्षम शर्मा के ऊपर 7 मुकदमे हैं। इनकी गिरफ्तारी हुई तो 25-25 हजार का इनाम घोषित था। इन्हें तत्काल उपचार हेतु अस्पताल में भर्ती कराया गया है तथा अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है। वहीं मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना कोतवाली क्षेत्र से एक गंभीर घटना सामने आई है, जहां कोचिंग से पढ़ाई कर घर लौट रहे एक छात्र पर कुछ दबंग युवकों ने हमला कर दिया। पीड़ित छात्र ई-रिक्शा से अपने घर जा रहा था, तभी कांदला रोड पर उसे रोककर बेवजह मारपीट की गई। छात्र का आरोप है कि हमलावरों ने उसे लात, घूंसों और बेल्टों से बेरहमी से पीटा, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना की जानकारी मिलते ही छात्र के परिजन कोतवाली पहुंचे और पुलिस को पूरी घटना से अवगत कराया। छात्र के पिता ने 2 नामजद और 2 अज्ञात आरोपियों के खिलाफ लिखित तहरीर दी है। पुलिस ने घायल छात्र को मेडिकल परीक्षण के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी गई है। सर, मैं प्रैक्टिकल नोटबुक लेकर था अपने दोस्त की। मैं ऑटो में आके बैठा, मैं ऑटो वाले को कह रहा हूँ जल्दी चलो, मुझे आज लेट हो गया। मैं कोचिंग में से 3 लड़के आए, उन्होंने हत्या के साथ ही मेरा एक बड़ा सा लड़का था, उसने हत्या के साथ ही मेरा मारने लगा इतनी जोर। एक दूसरा था, उसने मेरी गला घुट्टा लगा। तीसरे ने मुझे नीचे खींचा और तीनों के तीनों बजाने लगे। फिर मुझे पता नहीं, मैं क्या राजी, मगर मेरी गलती क्या है, मैंने कुछ बताया नहीं, फिर भी मारे चले। मैं JS राज के इंटर कॉलेज में पढ़ता हूँ सर। मैं तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी कुलदीप वर्मा हमारे साथ जुड़ गए। कुलदीप, क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? जिस तरीके से छात्र पर ये हमला किया गया है और पुलिस में तहरीर भी दी गई है। ठीक है सर, मैं आपको बताना चाहूंगा, सारा मामला बुढ़ाना कोतवाली के कांदला रोड का है, जहां पर देर शाम कोचिंग सेंटर से एक छात्र जिसका नाम महकार है, लगभग उम्र उसकी 21 से 22 वर्ष के करीब है, वह अपने गांव में जा रहा था। वहीं जब ई-रिक्शा में जाने के लिए वह ई-रिक्शा में बैठा तो 4-5 दबंग लोग आए और उसके साथ बेवजह के मारपीट करने लगे। वहीं जिसके बाद छात्र को पीटकर जो युवक थे वे चले गए। उसके बाद उसने सूचना अपने परिजनों को दी तो उसके परिजन मौके पर पहुंच गए। परिजनों ने मौके पर पहुंचकर बुढ़ाना कोतवाली में गए और वहां पर पहुंचकर 2 नामदर्ज और दो अज्ञात के खिलाफ उन्होंने तहरीर दी है। वही छात्र का यह भी कहना है कि मुझे अभी तक ये जानकारी नहीं कि उन लोगों ने मुझे क्यों पीटा, जिसके चलते पुलिस ने देर रात्रि जो छात्र था उसको उपचार के लिए CHC में भर्ती करा दिया और उसके बाद उसकी तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया। जी कुलदीप, जिस तरीके से मुकदमा दर्ज हुआ है, पुलिस जांच पड़ताल में भी जुट गई है, अभी तक क्या कुछ निकलकर सामने आया है इस पूरे मामले में? क्या वजह बताई जा रही है? क्या पहले से किसी तरह का कोई झगड़ा निकलकर सामने आया है जिसकी वजह से इस तरीके से ये पिटाई की गई है? देखिए साहिल, मैं आपको बताना चाहूंगा, छात्र को ना तो ये पता है कि उसको क्यों पीटा गया है। उसके बाद जो वे अभी उनके जो दबंग है, जो फरार है, पुलिस लगातार दबिश जारी कर रखी है। उसके साथ बुढ़ाना कोतवाली में मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है और पुलिस जल्द से जल्द उन दबंगों को पकड़ेगी और उनके खिलाफ कार्रवाई करके उनको जेल भेजने की कार्रवाई करेगी। जी वहीं अगर बात की जाए कुलदीप, जिस तरीके से ये पूरा मामला निकलकर सामने आया है,
इससे साफ तौर पर जाहिर है कि जिन बदमाशों ने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया है उनमें ना तो किसी तरह की कोई कानून का डर और ना ही पुलिस का खौफ यहाँ पर नजर आया है, क्योंकि साफ तौर पर इस तरीके से बेरहमी से छात्र की पिटाई की गई है। और हम देख भी रहे हैं कि किस तरीके की स्थिति इस छात्र की यहाँ पर बाद में देखने को मिली, जिस तरीके से लात घूसों से उसकी पिटाई की गई, बेल्टों से उसे मारा गया। और जिनके खिलाफ मामला दर्ज कराया गया है, क्या पुलिस ने उनसे कोई पूछताछ की है? क्या कुछ निकल कर सामने आ रहा है? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा प्रथम दृष्टया, हालांकि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार है, योगी सरकार द्वारा लगातार मुठभेड़ के दौरान बदमाशों को इनकाउंटर भी किए जा रहे हैं और जो शातिर बदमाश है उनको ऊपर भी पहुंचाने का जो योगी सरकार की जो पुलिस है वो काम कर रही है। उसके बाद भी छात्र पर जो हमला है यह एक तरह से अभी कहा नहीं जा सकता, क्योंकि जब आरोपी पकड़े जाएंगे वो तो उसके बाद ही कंफर्म हो पाएगा कि आखिरकार जो दबंग थे उन्होंने जो छात्र था उसको क्यों पीटा है। वही ये तो बात का विषय है, पर पुलिस ने तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया है और जो घायल छात्र था उसका उपचार भी करा दिया है। जी, छात्र के माँ बाप का कुलदीप इस पूरे प्रकरण पर क्या कुछ कहना है? जिस तरीके से वो थाने में तहरीर देने के लिए पहुंचे थे, उसके बाद उनका क्या कुछ कहना था इस पूरे मामले में, जिस तरीके से उनके बेटे की इतनी बुरी तरह से यहाँ पर पिटाई की गई है? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, जो पीड़ित छात्र था उसके पिता की तहरीर पर बुढ़ाना कोतवाली में मुकदमा दर्ज हुआ है और उसको ये कहना है कि मुझे इंसाफ चाहिए, मेरे छात्र को आखिरकार उन लोगों ने क्यों पीटा। कोचिंग सेंटर से वापस अपने घर जा रहा था, उसके बाद ई रिक्शा में बैठा हुआ था, दबंग आए, उसके साथ मारपीट कर चले गए। जी बिल्कुल। और कुलदीप, जिस तरीके से इस पूरे मामले में तहरीर यहाँ पर दे दी गई है, मामले में जांच पड़ताल भी अब पुलिस की तरफ से की जाएगी। वहीं बताया जा रहा है कि ये पूरा घटनाक्रम जब घटित हुआ तो छात्र ई रिक्शा से सफर कर रहा था, तो क्या ई रिक्शा चालक से पुलिस ने कुछ पूछताछ की है? किसी तरह का कोई सुराग अभी पुलिस के हाथों लग पाया है? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा साहिल, इसमें दो जो पीड़ित परिवार थे, जो पीड़ित परिजन के छात्र के पिता थे, उसकी तहरीर पर 2 नामजद और 2 अज्ञात के खिलाफ थाने में तहरीर दी है और जिसके आधार पर पुलिस ने मुकदमा भी दर्ज किया है। वहीं बुढ़ाना थाना प्रभारी का कहना है कि जल्द से जल्द आरोपी पकड़े जाएंगे और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। चलिए कुलदीप, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो कोचिंग छात्र पर दबंगों ने यह हमला किया है, ई रिक्शा से जाते समय ये मारपीट की गई है। बताया जा रहा है कि लात घूसे और बेल्ट से इस छात्र की पिटाई की गई है, जिसके बाद 2 नामजद समेत 4 पर केस दर्ज किया गया है। पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। उधर नोएडा में यूपी एसटीएफ की नोएडा यूनिट को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। एसटीएफ ने यूपी समेत कई अन्य राज्यों में फर्जी कंपनियों का पंजीकरण कर नकली इनवॉइस के जरिए जीएसटी चोरी करने वाले एक संगठित गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। जांच में सामने आया है कि यह गिरोह अब तक सरकार को 100 करोड़ रुपए से अधिक के राजस्व का नुकसान पहुंचा चुका है। आरोपियों के कब्जे से 2 लैपटॉप, 9 मोबाइल फोन, 3 आधार कार्ड और 55,840 रुपए नगद बरामद किए गए हैं। जांच के दौरान यह भी पता चला है कि आरोपियों के मोबाइल फोन में 30 से ज्यादा ईमेल आईडी रजिस्टर्ड थी, जिनका इस्तेमाल फर्जी बिल भेजने के लिए किया जाता था। गिरोह ने महेश इंटरप्राइजेस समेत कई बोगस कंपनियों के नाम पर 100 करोड़ रुपए से ज्यादा की जीएसटी चोरी की है। इस मामले में पहले से ही गाजियाबाद के कविनगर थाने में मुकदमा दर्ज था और अब एसटीएफ आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। उधर गाजियाबाद के भोजपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत अतरौली इलाके में एक मेडिकल स्टोर में भीषण आग लगने की घटना सामने आई है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। आग इतनी तेजी से फैली कि दुकान में रखी लाखों रुपए की दवाइयां और अन्य सामान जलकर पूरी तरह नष्ट हो गए। घटना की जानकारी मिलते ही आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और आग बुझाने का प्रयास किया गया। हालांकि तब तक काफी नुकसान हो चुका था। इस घटना से मेडिकल स्टोर संचालक को भारी आर्थिक क्षति उठानी पड़ी है। पुलिस और संबंधित विभाग मामले की जांच पड़ताल में जुटे हुए हैं। उधर नोएडा में पेयजल की गुणवत्ता को लेकर प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं। सीईओ डॉक्टर लोकेश एम के निर्देश पर एसीईओ की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है, जो शहर में सप्लाई होने वाले पानी और वाटर एटीएम के पानी की विस्तृत जांच करेगी। इंदौर में दूषित पानी से हुई मौतों और ग्रेटर नोएडा में पानी से फैल रही बीमारियों की घटनाओं को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। समिति जल आपूर्ति पाइपलाइनों में रिसाव, जंग और तकनीकी खामियों की जांच करेगी। इसके साथ ही जलाशयों, टंकियों और वाटर एटीएम से पानी के सैंपल लेकर उन्हें लैब में जांच के लिए भेजा जाएगा। घरों, सरकारी निजी संस्थानों और औद्योगिक इकाइयों से भी पानी के नमूने लिए जाएंगे ताकि किसी भी तरह की गड़बड़ी का समय रहते पता लगाया जा सके। सीईओ ने कहा कि जांच रिपोर्ट जल्द सौंपी जाएगी और आवश्यक
कार्रवाई की जाएगी। साथ ही 80 क्यूसेक गंगाजल परियोजना को इसी महीने पूरा करने के निर्देश भी दिए गए हैं ताकि लोगों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जा सके। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको सीधा लिए चलते हैं प्रयागराज के संगम, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ इस वक्त मौजूद हैं। तस्वीरें आपको दिखाते हैं। तो सीएम योगी ने माघ मेले की तैयारियों का जायजा लिया है। संगम में स्नान भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया। तो प्रयागराज के संगम सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं। उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ प्रयागराज में मौजूद हैं। माघ मेले की तैयारियों को देखने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं। तो तैयारियों का जायजा लेते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आए। तो उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ और उनके साथ स्वतंत्र देव सिंह भी नजर आ रहे हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, प्रयागराज से तस्वीरें। सीएम योगी आदित्यनाथ ने संगम में स्नान भी किया। माघ मेले की समीक्षा के बाद स्नान और पूजा अर्चना करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आए। तो माघ मेले की समीक्षा के बाद पूजा अर्चना करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आए। उन्होंने संगम में स्नान भी किया। तो माघ मेले की तैयारियों को जायजा लेने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ प्रयागराज पहुंचे हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें प्रयागराज की तस्वीरें। स्वतंत्र देव सिंह भी उनके साथ मौजूद। तो संगम की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। प्रयागराज उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं। माघ मेले की तैयारियों का जायजा लेने के लिए उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ संगम नगरी प्रयागराज पहुंचे हैं, जहां उन्होंने माघ मेले की समीक्षा की और उसके बाद संगम में स्नान और पूजा अर्चना करते हुए भी सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आए। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, प्रयागराज की तस्वीरें। तो उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ माघ मेले की तैयारियों का जायजा लेने के लिए प्रयागराज पहुंचे, जहां उन्होंने माघ मेले की तैयारियों को लेकर समीक्षा की। इसके बाद संगम में स्नान किया, पूजा अर्चना की। प्रयागराज से सीधी तस्वीरें। तो उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ प्रयागराज में मौजूद हैं। माघ मेले की तैयारियों का जायजा लेने के लिए प्रयागराज वो पहुंचे। मंत्री स्वतंत्र देव सिंह भी उनके साथ मौजूद। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने माघ मेले की तैयारियों का जायजा लिया, उस पर समीक्षा की। उसके बाद संगम में स्नान करते हुए, पूजा अर्चना करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आए। तो संगम नगरी प्रयागराज के दौरे पर उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ, ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो माघ मेले की तैयारियों का जायजा लेने के लिए प्रयागराज पहुंचे हैं उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ। माघ मेले को लेकर तमाम तरीके की तैयारियां की जा रही हैं। उन तैयारियों की समीक्षा सीएम योगी आदित्यनाथ ने की, अधिकारियों से बातचीत की, ज़रूरी दिशा निर्देश देते हुए नजर आए। उसके बाद संगम में स्नान किया, पूजा अर्चना की। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, प्रयागराज से तस्वीरें। तो प्रयागराज से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ बोट में विचरण करते हुए नजर आ रहे हैं। प्रयागराज वो पहुंचे। माघ मेले की तैयारियों का जायजा लेने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ प्रयागराज पहुंचे, जहां उन्होंने माघ मेले की तैयारियों की समीक्षा की। अधिकारियों को ज़रूरी दिशा निर्देश उन्होंने दिए। उसके बाद संगम में स्नान करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आए, पूजा अर्चना उन्होंने की। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ
तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से संगम में स्नान करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ नज़र आ रहे हैं। पूजा अर्चना भी उन्होंने की। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, प्रयागराज से सीधी तस्वीरें। एक तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ संगम में पूजा अर्चना करते हुए, स्नान करते हुए। तो माघ मेले की तैयारियों का जायजा लेने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ प्रयागराज पहुंचे, जहां अधिकारियों के साथ उन्होंने बैठक भी की। माघ मेले की समीक्षा के बाद संगम में डुबकी लगाते, स्नान करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आए। पूजा अर्चना भी उन्होंने की। तो माघ मेले को लेकर प्रयागराज में तमाम तरीके की तैयारियां की जा रही हैं और उन्हीं तैयारियों की समीक्षा करने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ प्रयागराज पहुंचे थे। तो संगम नगरी प्रयागराज से सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे थे, जहां पर उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ माघ मेले की तैयारियों का जायजा लेने के लिए पहुंचे थे, जहां उन्होंने अधिकारियों संग बैठक भी की, माघ मेले की तैयारियों की समीक्षा की। अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी उन्होंने दिए और साथ ही साथ संगम में स्नान करते हुए, डुबकी लगाते हुए और पूजा अर्चना करते हुए भी सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आए। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए और देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।